अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के ऊपर। सो दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ दिस क्रोमैटोग्राफी सीरीज़। और इन प्रीवियस वीडियोस हम लोग बात कर रहे थे सम फंडामेंटल्स के ऊपर। देन वी हैव टॉक्ड सम टाइप्स व्हिच इंक्लूड्स पेपर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी, साइज एक्सक्लूजन एंड देन फिर आयन एक्सचेंज। और इस वीडियो में हम लोग एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी है इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी, यानी कि ये क्रोमैटोग्राफी भी इस तरह के लंबे लंबे वर्टिकल कॉलम्स में कैरी की जाती है, ठीक है। और इसके जो स्टेशनरी फेज है वो भी जिस तरह से बाकी कॉलम्स क्रोमैटोग्राफी थी, जो इसका स्टेशनरी फेज है इट इज़ आल्सो सम मैश वर्क्स या फिर नेटवर्क फॉर्मिंग सब्सटेंस नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल बीड्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा आगारोज, राइट। देन वी गॉट सम पॉलीएक्रिलामाइड द प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, सो ये था आपका मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो ये जो कॉलम क्रोमैटोग्राफी है इसको आप कॉलम क्रोमैटोग्राफी इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो आपका स्टेशनरी फेस होता है ये इस तरह की लंबी लंबे ग्लास रोड्स जो कि वर्टिकल होते हैं, ठीक है, वर्टिकली स्टैंडर्ड होते हैं या फिर हैंग्ड होते हैं, ग्लास रोड छोटे स्केल के ऊपर, ठीक है। और उस ग्लास रोड्स के अंदर आपका स्टेशनरी फेस फिल होता है, ठीक है। उस स्टेशनरी फेस की खास बात यह है कि वो नेटवर्क्स फॉर्मिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल बीड्स हो गई, अगारोज, ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड, दीज ऑल थ्री टाइप्स आर आल्सो नेटवर्क फॉर्मिंग सब्सटेंस। तो ये एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी भी अ काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी। लेकिन प्लस आल्सो यहाँ पर हमारे पास ऑफ कोर्स थोड़ी सी एडवांसमेंट होती है। वो क्या होती है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। सो हमने स्टेशनरी फेज तो डिस्कस कर दिया बिकॉज हमें पता है कि किसी भी क्रोमैटोग्राफी में आपकी तीन बेसिक चीज़ें होती हैं: स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, सैम्पल, ठीक है। सो स्टेशनरी फेज हम लोगों ने डिस्कस कर दिया वो क्या होता है, किस तरह से होता है। प्लस थोड़ी सी एडवांसमेंट होती है। वो एडवांसमेंट आगे जाके जब फंडामेंटल पे बात करेंगे कि जो पार्टीशनिंग करेक्टर है, मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने एफिनिटी, मतलब जिस चीज़ के ऊपर आपने एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में अपने मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेट करना है वो क्या है उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। सो एडवांसमेंट होती है, विल टॉक ऑन लेटर अबाउट दैट, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज भी डिस्कस दैट कि वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फिर होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बात की थी कि जो मोबाइल फेज है ये होता है 100% कंडीशनल। यानी व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल? मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल क्या है। आप सैंपल को देख के अपना मोबाइल फेस चूज करते हैं। बिकॉज अगर आपको फंडामेंटल्स पता हो क्रोमेटोग्राफी की तो हमें पता होता है ना कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो इस तरह की टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी भी मिक्सचर को उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेपरेट करके आया तो स्टडी करते हैं और या फिर उसको सेपरेट करके यूज़ करते हैं उस मिक्सचर में से उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी भी क्रोमेटोग्राफी में आपके पास तीन मेन चीज़ें होती हैं: स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और आपका सैंपल। ये सैंपल वही मिक्सचर जिसको आपने सेपरेट करना चाहिए। होता कुछ यूँ है कि जो आपका स्टेशनरी फेज है वो इस तरह से मतलब नाम से ज़ाहिर है तो रुका होता है, बिकॉज स्टेशनरी मीन्स विच इज़ इन रेस्ट, ठीक है। और जो आपका मोबाइल फेज है वो उसके ऊपर मूव करता है बाय लोडिंग द सैंपल ऑन इट, ठीक है। सो जब मोबाइल फेज आपके स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है, यानी जो आपके मिक्सचर की कंपोजिशन है, यानी जो आपके मिक्सचर के फॉर्मेट्स होते हैं, यानी जो मिक्सचर को बना रहे होते हैं, तो जब वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान आते हैं तो हमें पता है कि एक पार्टीशनिंग करेक्टर होता है जिसमें वो हर एक कंपोजिट, ठीक है, वेरी कर रहा होता है, ठीक है। और जब इस तरह से एक वेरिएशन आती है तो उसी वेरिएशन के ऊपर आपका जो सैंपल है वो अपनी कंपोजिशन में टूट जाता है या फिर सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फंडामेंटल्स, ठीक है। तो जो आपका मोबाइल फेज है तो मैंने कहा वो कंडीशनल है, वो डिपेंड करता है कि आपका सैंपल क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देख कर आप लोग डिसाइड करते हैं कि आपने मोबाइल फेज क्या चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल सैंपल की फ्रेजिलिटी, यानी जो आपका सैंपल है वो ज़्यादा फ्रजाइल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हार्ड मोबाइल फेज यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं आप 90%, तो उससे आपका जो सैंपल है वो डैमेज तो नहीं हो रहा। ये चीज़ आप देखते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और फिर आप अपना मोबाइल फेस यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फेस तो हो गया कंडीशनल और वो डिपेंड करेगा कि आपके मोबाइल आपका सैंपल क्या है, उसकी नेचर क्या है। सो ये तो हो गया मोबाइल फेज। और हमने डिस्कस किया कि जो आपका मोबाइल फेज है वो डिपेंड करता है सैंपल के ऊपर कि सैंपल क्या है। अच्छा, सो अब बात करते हैं जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का पार्टीशनिंग करेक्टर क्या है। पार्टीशनिंग कैरेक्टर, हमें पता है कि हर किस्म की क्रोमैटोग्राफी का एक यूनिक सा पार्टीशनिंग कैरेक्टर होता है जिसके ऊपर आप चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं। सो अगर आपने ये पार्टीशनिंग कैरेक्टर का नाम पहली बार सुना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। सो एज वी ऑल नो के क्रोमैटोग्राफी में हम लोग चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं, राइट। तो जब चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से सेपरेट करेंगे
तो एक ख़ास कैरेक्टर को पकड़ लेंगे जिसकी बेस के ऊपर आप लोग चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, है ना? तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज सेपरेट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि जो ज़्यादा छोटा है और जो ज़्यादा बड़ा है वो निकल जाएगा और जो दरमियाने साइज़ का है वो फंस जाएगा। सो इसी तरह से एक कैरेक्टर को पकड़ते हैं हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, और उस कैरेक्टर के ऊपर जो आपका मिक्सचर्स की कंपोजिशन है वो वेरी कर रही होती है। फॉर एग्जांपल उस मिक्सचर में कुछ मॉलिक्यूल बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, ठीक है? तो वो जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस के ऊपर हम लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली वो जो कैरेक्टर, यानी फॉर एग्जांपल जो साइज था इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, वो आपका पार्टीशनिंग कैरेक्टर था इन दैट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो अब आइए बात करते हैं कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में आपका पार्टीशनिंग कैरेक्टर क्या होता है। सो अगर आप लोग लिविंग सिस्टम को जानते हो, लिविंग सिस्टम, तो आप लोगों ने ये बात बहुत नोटिस की होगी कि लिविंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलैरिटी है। पर्टिकुलैरिटी, नो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि एक खास चीज़ के साथ अटैच होगी। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और किसी के साथ नहीं होता। ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एंजाइम लेता हूँ, पेप्सिन। हमें पता है कि जो पेप्सिन है ये हम सबके स्टमक में प्रेजेंट होता है। सो ये एक एंजाइम है। सो क्या बता सकते हैं कि किसको डाइजेस्ट करेगा? यस, इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन, है ना? ऐसा ही है। सो ये जो पेप्सिन है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है। ये पेप्सिन क्या है? एंजाइम। ये प्रोटीन क्या है? इसका सबस्ट्रेट। सो यहाँ पर एक खास पर्टिकुलैरिटी है। क्या पर्टिकुलैरिटी है? मतलब एक खास चीज़ है, यानी एक खास मॉलिक्यूल एक खास मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर रहा है या उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि कुछ खास एंटीजेंस किसी खास एंटीबॉडी के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, कुछ खास रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स किसी खास मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, राइट? मॉलिक्यूल में आप हार्मोन भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन, ठीक है? यानी कि लिविंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलैरिटी है। फॉर एग्जांपल एंजाइम और सबस्ट्रेट की, एंटीजन और एंटीबॉडी की। अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल, मतलब इस पर्टिकुलैरिटी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी का ब्लड लॉस हो जाता है या फिर किसी में खून की कमी हो जाती है, तो हमें पता है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, मतलब किसी दूसरे का खून निकाल के उसमें डाला जाता है जिसमें इसकी कमी होती है, या तो उससे वो खून ज़ाया हो चुका होता है। तो क्या किसी भी इंसान का खून एक इंसान में डाल दिया जाता है? नहीं, ब्लड ग्रुप्स चेक किए जाते हैं। क्या चेक किए जाते हैं? ब्लड ग्रुप्स। कि अगर आपका ब्लड ग्रुप उस इंसान के साथ सेम है जिसको खून की ज़रूरत है, तो आपका खून उसमें लगाया जा सकता है। क्यों? अगर सेम नहीं हुआ, डिफरेंट हुआ, तो वहाँ पर वो एंटीजन रिएक्शंस, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकते हैं, और उससे उस इंसान की जिसके अंदर खून गया है, एक गलत एंटीजन, एक दूसरा एक फॉरेन एंटीजन गया है, ठीक है? तो वो इंसान मर भी सकता है। सो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। सो हमें पता है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, ये भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, खास होते हैं। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच कर रहा है तभी दे सकते हैं, अगर वेरी कर रहा है तो कोई चांस ही नहीं देने का। तो मतलब देयर इज आल्सो पर्टिकुलैरिटी। फिर हम लोग देखते हैं कि रिसेप्टर्स और हॉर्मोन्स का क्या होता है? एक खास लिंक होता है। फॉर एग्जांपल जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन इंसुलिन वो खाली इंसुलिन के साथ ही अटैच होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो इंसुलिन है ये किसी भी एंटीजन के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, किसी भी रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसेप्टर इसी मॉलिक्यूल के लिए, इसी हार्मोन के लिए पर्टिकुलर है। सो इसी पर्टिकुलरिटी को लेकर आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, सो यू मे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि इतनी पर्टिकुलरिटी कि सिर्फ एक खास चीज़ एक खास चीज़ के साथ अटैच हो रही है, किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पा रही, ये क्यों है? सो इस चीज़ के ऊपर मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अच्छा, सो हमें पता लग गया कि जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर जो पार्टीशनिंग करेक्टर है वो ये पर्टिकुलरिटी है, और इसी पर्टिकुलरिटी को आप दूसरे नाम देते हैं, वो है एफिनिटी। एफिनिटी को लव भी कह सकते हैं आप, यानी अगर आप इसको
ट्रांसलेट करें सो यू कैन आल्सो कॉल लव। लव। सो यहाँ तक हमने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर उसकी कुछ बेसिस को डिस्कस किया कि सबसे पहले उसका स्टेशनरी फेज किस तरह से होता है, फिर उसका मोबाइल फेज, और फिर जो उसका पार्टीशनिंग करेक्टर है जो कि एफिनिटी है वो। अच्छा, ये क्या है, ये क्यों है, इसके ऊपर अब आइए बात करते हैं कि जो इतनी ज़्यादा पर्टिकुलरिटी है लिविंग सिस्टम के अंदर कि खास चीज़ एक खास चीज़ के साथ अटैच हो रही है, ठीक है, उसका बेसिकली रीज़न क्या है, उसकी साइंस क्या होती है, आइए बात करते हैं। सो आइए अब बात करते हैं कि जो एफिनिटी है उसके पीछे की साइंस क्या है। तो हमें पता है कि जो लिविंग सिस्टम में जो आपके पास पर्टिकुलरिटी है, जो आपके पास पर्टिकुलरिटी यानी कि जो फॉर एग्जांपल यानी एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एंटीजेंस हैं वो आपकी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। इसमें इस मॉलिक्यूल में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, सो अब आइए बात करते हैं कि एक्चुअल में इतनी पर्टिकुलरिटी, इतनी खासियत, यानी एक इतनी सिलेक्टिविटी क्यों होती है। सो असल में ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनकी एक एक्टिव साइट होती है। क्या होती है? एक्टिव साइट, यानी कि एक ऐसी साइट जिसको यूज़ करके ये अपने रेलिवेंट चीज़ों के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिव साइट होती है, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से यहाँ पर एक लैंड ड्रॉ की, तो उस एक्टिव साइट के ऊपर कुछ खास किस्म के पोलर एंड्स लगे होते हैं, पोलर या फिर नॉन पोलर, ठीक है। सो दिस सर्कल इज अ काइंड ऑफ पोलर एंड्स, ठीक है। इसको हैवी केमिस्ट्री में लाइगेंड्स भी कहते हैं। लाइगेंड्स असल में इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं जिनको वो डोनेट करके लिंक कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो असल में इस तरह के जो आपकी एक्टिव साइट होती है इन सब चीज़ों की, चाहे वो एंजाइम हो, सबस्ट्रेट हो, एंटीजन एंटीबॉडी हो, रिसेप्टर हार्मोन हो, उनकी इस तरह से एक्टिव साइट होती है और उसके ऊपर पोलर रीजन्स लगे होते हैं। पोलर, वाई पोलर? बिकॉज देयर इज अ पोलैरिटी बिकॉज ऑफ देयर लोन पेयर, फिर लाइगेंड्स, ठीक है। ये जो पोलर रीजन्स होते हैं ये एक खास सीक्वेंस के साथ अटैच होते हैं, एक खास सीक्वेंस के साथ मैनेज्ड होते हैं या फिर एडजस्टेड होते हैं, और ये इसी तरह से बनाए जाते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल एक खास सीक्वेंस के अंदर। यानी कि एज वी नो ना कि अगर आपने किसी भी चाबी को गौर से देखा हो, चाबी, ठीक है, तो उस चाबी के फॉर एग्जांपल ये चाबी है इस तरह से, ठीक है, और मैंने इस तरह से ये चाबी, तो उसका जो हेड होता है, ठीक है, यानी जो कि लॉक के अंदर जाएगा, उसकी एक खास शेप होती है। फॉर एग्जांपल उसके यहाँ से नीचे से नोकें निकली होती हैं, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक चाबी बना दी, तो हमें पता है कि ये जो नोकें हैं, ये जो होल्स हैं इसके अंदर, ये असल में इस तरह के लाइगेंड्स होते हैं। और हमें पता है कि ये जो ये खास शेप है ना, मतलब किसी भी चाबी को देखें, मतलब अगर आप दो चाबियों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि उसके साइज, उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, उसके इस आगे वाले हेड में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप मैं दूसरी चाबी लेता हूँ तो वहाँ पर शायद ये दांत ना हो, यानी कि हर चाबी का हेड यूनिक होता है एज फार एज देयर स्ट्रक्चर या फिर उसके डिज़ाइन इज कंसर्न। इसी तरह से हर एक एंजाइम या फिर हर एक मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम के अंदर इस तरह से यूनिक होता है उसकी एक्टिव साइट। और ये जो यूनिकनेस है ये इसी की तरह, यानी कि जिस तरह से ये एक खास किस्म की एक खास किस्म के लॉक में एंटर होगी और उसको ओपन करने की सलाहियत इसके पास होगी, इसी तरह से हर एक मॉलिक्यूल एक खास मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और वो डिपेंड करता है कि आया कि उसके जो सीक्वेंस है, उसके जो लिगेंड्स का वो मैच हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इस तरह का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव साइड है, फिर यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और फिर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ, 3 ऑप्शन देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, या ऑप्शन 2 नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ऑप्शन 3 नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है और बताइए कि इस साइड के साथ इन तीनों में से ए, बी और सी में से कौन सी साइड अटैच होगी। सो अगर आपको पोलैरिटी का पता है तो आप लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो अगर आप इसकी कॉम्प्लीमेंट में जाएं, तो अगर अटैचमेंट में जाए तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होता है, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर और फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच होता है और फिर नेगेटिव
पॉजिटिव के साथ। अगर आप देखें ये कहाँ पर है, ये नहीं है, या सी। सो इसी तरह से पोलर एंड्स मैच करके, इस मैचिंग को आप लोग मोर एडवांस टर्मिनोलॉजीज में कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इसी कॉम्प्लीमेंटेशन को यूज करके इस लिविंग सिस्टम में इतनी ज्यादा पर्टिकुलरिटी क्रिएट हुई है, समझे। सो दिस इज एक्चुअली मीन्स द एफिनिटी, या फिर जो आपकी कॉम्प्लीमेंटेशन है लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो आपकी पर्टिकुलरिटी है वो इसी से मुराद है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव एंड्स या फिर नेगेटिव एंड्स होते हैं, ये आया तो फ्लश एंड या फिर नॉन पोलर, और जो नेगेटिव है वो फिर लाइगेंड्स या फिर रेडिकल ग्रुप्स इससे अटैच होते हैं, यानी कि ओवरऑल आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मिल रहा होता है। यानी इसी तरह से चार्ज की वेरिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस की वजह से एक खास चीज़ के साथ अटैच हो सकती है, और अगर वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, अगर वो उसके साथ पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, उसकी एक्टिव साइड उस दूसरे वाली एक्टिव के साथ मैच नहीं कर रही, तो वो आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे, और यही यूनिकनेस लिविंग सिस्टम को इतना एडवांस और इतना इंप्रूव बनाती है, ठीक है। सो अब आइए बात करते हैं कि इस एफिनिटी को यूज़ करके, इस पर्टिकुलरिटी को यूज़ करके, इस कॉम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करके आप लोग किस तरह से चीज़ों को, मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी रिमेंबर कि जो आपकी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ये मोस्टली मेडिकल यूज़ में यूज़ की जाती है। मेडिकल, फॉर एग्जांपल आपको आप इसको डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा आप इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोटीन बनाया बाय यूजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि उसका मेडिसिनल यूज़ है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके आया तो उसके एंजाइम या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो उसके साथ अटैच होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको यूज़ करके आप उसको उस सैंपल में से रिमूव करते हैं और फिर इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो इस तरह से ये आपके मेन यूजेस होते हैं, आया तो डायग्नोसिस में या तो फिर मेडिसिन में आप लोग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो असल में इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हम लोग किस तरह से चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। सो अब आइए बात करते हैं कि जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। सो एज यू कैन सी कि आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है। सो दिस इज़ द वर्टिकल कॉलम, ठीक है, और इसके अंदर आप मैश वर्क्स देख सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने एक और बात की थी कि जो आपका स्टेशनरी फेज़ होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है। एडवांस किस तरह से होता है, असल में हम लोग इस स्टेशनरी फेज़ के उस नेटवर्क्स के अंदर कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये मिक्सचर है, ये मेरा सैम्पल है, अगर ये डिफरेंट किस्म के सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, अगर मैं इनमें से एक को सेपरेट करना चाहता हूं तो मैं एक काम करूंगा कि जिसको सेपरेट करना चाहता हूं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम को मैं अपने स्टेशनरी फेस इसमें अटैच कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर ये सारे सबस्ट्रेट हैं तो ये जो ब्लू वाला आप देख सकते हैं, दिस वाई शेप स्ट्रक्चर, ये आपके क्या हैं, ये आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये एंटीजन होते तो मैं यहाँ पर क्या रखता, यस, एंटीबॉडीज। अगर ये हार्मोन्स होते तो यहाँ पर रिसेप्टर, और इसी तरह से डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन की या फिर एफिनिटी की लिविंग सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कॉलम बनाया है और ये आपको सैंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट सैंपल। अच्छा, यहाँ पर जो आपका पार्टीशनिंग कैरेक्टर है पीसी, उसको मैंने शेप से डिनोट किया, बिकॉज यहाँ पर मैं उस तरह से चार्ज या फिर लाइगेंड्स नहीं बना सकता, बिकॉज उससे इतना अच्छा ब्रीफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर अपने पार्टीशनिंग कैरेक्टर को किससे शो किया, शेप से। एज यू कैन सी कि आपके पास स्टार है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक एल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा ओवरऑल सैंपल है जो कि मिक्स है। तो मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल फेज इसमें डाला, मोबाइल फेज, ठीक है, उसको रन करवाया पहले, ठीक है, और फिर मैं अपने सैंपल को इसके अंदर लोड कर दिया। अब ये सैंपल जब इस स्टेशनरी फेज से गुजरेगा, सो ये जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स होंगे ये इन एंजाइम के साथ या फिर इन स्ट्रक्चर के साथ जो कि इनको अटैच करने की सलाहियत रखते हैं वो क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे। सो जब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं सैंपल के, ये इस एंजाइम के साथ लिंक करेंगे, अटैच होंगे या फिर इंटरैक्ट करेंगे, सो क्या लगता है आपको कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस वाई स्ट्रक्चर के अंदर फिट आ रहा है? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, यानी जब ये सैंपल इसमें से रन होगा, सो ये जो आपका राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड सबस्ट्रेट है, ये क्या होगा, ये इसके अंदर इस तरह से फिट हो जाएगा, यूं, लाइक दैट, पूरे, यानी पूरा का पूरा ये जो आपका राउंड स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये इस स्टेशनरी फेस के साथ अटैच हो गया। और जब यहाँ पर अटैच हो गया तो जब पीछे से आने वाला मोबाइल फेस इस पूरे सैंपल को जो कि इस
अटैचिंग सब्सटेंस के साथ अटैच ना हो पाए थे बिकॉज उनका कॉम्प्लीमेंट मैच ना हुआ, तो वो क्या होंगे, वो मोबाइल फेस के थ्रू उससे रिमूव हो जाएंगे और एट द एंड उस कॉलम से नीचे से निकल जाएंगे। यानी हम लोगों ने जब एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी को रन किया तो हमने देखा कि किस तरह से एक सैम्पल में से जिसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के कंपोजिशन थी, यानी स्टार था, ट्राइंगल था, स्क्वायर था, स्फेयर था और ये एल स्ट्रक्चर था, यानी वेराइटी थी, उसमें से आपने एक खास चीज़ को सेपरेट किया बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंटेशन या फिर एफिनिटी, और वो यहाँ पर क्या थी, शेप थी, यानी एक खास शेप को आपने सेपरेट करना था और आपने सेपरेट कर दिया। अच्छा, सो यहाँ से आपने सेपरेट कर दिया, ये जितना भी सैम्पल था ये बाहर निकल के नीचे से। अच्छा, अब आपको यहाँ से रिमूव करना, तो रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पर पीएच चेंज करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, यानी आपने टेम्परेचर चेंज किया, इसकी लिंक्ड, इसकी थोड़ी सी बॉन्ड वो वीक थे, वो टूट गए, और जब आपने वापस से मोबाइल फेस रन किया तो वहाँ से रिमूव होकर आपके मोबाइल फेस के साथ वापस बाहर आ गए। सो इस तरह से आप लोग क्रोमैटोग्राफी को रन कर सकते हैं और एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी को यूज़ करके किसी भी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी वहाँ से उस मिक्सचर में से निकाल के आया तो स्टडी कर सकते हैं या फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।